जय हिंद। शिक्षण कौशल हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम में सभी में शिक्षण कौशल ज़रूर आता है, लेकिन जो मेन आपको फोकस करना है सीटेट, यूपीटेट और साथ ही आपका प्राइमरी वाला सुपर टेट। तो प्राइमरी वाले सुपर टेट पे सबसे पहले हम आ जाते हैं। वहाँ पर ये आपको 10 नंबर का मिलता है। ठीक है, शिक्षण कौशल आपको प्राइमरी सुपर टेट में 10 नंबर का है, जिसमें से मैं शुरू के 4 टॉपिक करा दिए हैं। और आज का टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये आज आप करेंगे। अब कोई भी चीज़ है, जब तक बिल्कुल आप पाठ्यक्रम नहीं पढ़ेंगे ध्यान से, तो कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो पाठ्यक्रम मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बता दिया। शिक्षण कौशल इसके शुरू के 4 चैप्टर में कंप्लीट करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिएगा। आज टॉपिक होगा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये 8 के 8 10 मार्क्स के आपके आएंगे। ये आपका सिलेबस हो गया प्राइमरी सुपर टेट का। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ आर्टिकल। नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम शिक्षक के लिए पढ़ रहे हैं तो शिक्षा के ही आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल पढ़ लें, सिर्फ आपको वही आर्टिकल पढ़ने हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिकल 21 का फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। 21 का फर्स्ट आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक, यही मेन है। उसके बाद 29 का सेकंड क्या कहता है? कोई राज्य द्वारा पोषित या राज्य विधि से सहायता प्राप्त कोई भी संस्थान हो, उसमें किसी नागरिक को धर्म, जाति, मूल वंश इसके आधार पर उसको प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे आर्टिकल। एक आर्टिकल हो गया अनिवार्य शिक्षा का, दूसरा आर्टिकल हो गया किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अब 45 आर्टिकल भी आपका बहुत मेन है, लेकिन ये आपका 21 का फर्स्ट जैसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख शिक्षा का उपबंध कराना राज्य के द्वारा होगा, वही 86वां संविधान संशोधन 2002। लेकिन इसमें यह भी कहा है कि 14 वर्ष तक वे जब तक नहीं हो जाते उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। ये आपको 3 आर्टिकल बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने हैं और मैं ऑलरेडी बता दूंगा आपको। तो एक आर्टिकल आप लिख लीजिएगा। अगर आप कॉपी पेन उठाकर बैठे हैं तो एक आर्टिकल आप और लिख लें, क्योंकि आर्टिकल थोड़े अच्छे हैं सारे। 29 आर्टिकल कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक, साथ में 30 भी लिख लीजिएगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना है और जो भी उनका प्रशासन करने का किनका अधिकार? अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, 29 और 30 आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आप एक आर्टिकल है 46, इसको भी लिख लीजिएगा। 46 क्या कहता है? SC और ST जो भी वंचित वर्ग हैं उनकी शिक्षा संबंधी हितों का संरक्षण। और एक और बचा है, ये 4 आर्टिकल आप और नोट डाउन कर लें। 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, देखो इसमें शिक्षा आ गया, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये चारों आर्टिकल भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ के साथ ऊपर के 3। ये आप सातों के सातों आर्टिकल कर लें, बहुत अच्छा होगा। और एक लास्ट आर्टिकल है अपनी बिल्कुल मातृभाषा से लेकर 350 का कै। 350 कै क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था। वेरी मोस्ट है, 8 के 8 आर्टिकल। इससे बाहर आपका प्रारंभिक शिक्षा, ये जो हम कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इससे ज़्यादा आर्टिकल इसमें नहीं पूछे जाते। तो ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चाइल्ड राइट। ठीक है, चाइल्ड राइट क्या था? UN के द्वारा एक घोषणा पत्र लाया गया था 1954 में। देखो आपको सन क्रम वाइज याद रखने हैं, आपको ईजिली याद हो जाएंगे। फिर 20 नवंबर 1989 को UN द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया और भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को अपनाया। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि चाइल्ड राइट कब से और कब तक शुरू हुआ, भारत में कब अपनाया गया। आपको परिभाषा ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप इसमें खुद समझ लें कि बाल अधिकार है क्या। प्रत्येक बालिक या बाल बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये भी प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क होनी चाहिए, जैसा कि हम आर्टिकल में ऊपर पढ़ चुके हैं। यही है बिल्कुल आपका चाइल्ड राइट।
बाल अधिकार। अब बाल अधिकार में लगभग कुछ समय बाद 2007 में यह एक प्रावधान था यूएनओ कन्वेंशन का, बाल अधिकार इसके अनुरूप हो, मतलब कि उसमें भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग था उसके द्वारा। ठीक, ये टॉपिक आपका ये पॉइंट यहाँ तक ख़त्म होता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट, वेरी मोस्ट है। दो चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है आपको कि एक्ट बना कब और एक्ट लागू कब हुआ, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 और प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। इसमें 7 अध्याय और 38 खंड है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ में अगर पूछता है आपसे, आप खुद थोड़ा व्याख्या सुन लें। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, स्कूल और शिक्षकों का दायित्व, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, बाल अधिकारों का संरक्षण, जितना भी इसमें बाल अधिकार हुआ, बालकों के लिए सारी बातें ही इसमें पूछी जाएंगी और आप इसमें बता देंगे आराम से। उसके बाद देखो यहाँ से इस पूरी बुक में मैं आपको बताऊं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास बीटीसी में बुक है, ये बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन आपको सिर्फ मेन पॉइंट क्या जो इसके अंदर से सब कुछ बता दूंगा। लेकिन आपको कुछ और वीडियो का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें टॉपिक डाला था भारत यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा, और जितनी भी शिक्षा की अवधारणा है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें 3 वीडियोज़ हैं, तीनों की तीनों में आपको शिक्षा का सारा स्वरूप पता चल जाएगा कि कौन कौन से आयोग आए हैं, कब कौन सा आयोग आया है, आपको सब इसमें बिल्कुल पूर्णता मिलेगा। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ध्यान से देखिएगा। बिना वही 3 वीडियो देखे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 याद रखिएगा। इसमें क्या था, जैसे वो होता है ना पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा, वो चीज़ है। और शिक्षक हेतु शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 में, ये बस आपको सन ध्यान रखना है। बाकी इसमें और डिटेल नहीं पूछेगा, पूछता है सिर्फ और सिर्फ सन, या उसमें कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो अपना आप ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद है कुछ कार्यक्रम और परियोजनाएं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको लगभग आयोग के बारे में सब कुछ पता चल गया है ना, क्योंकि आप जो बाकी वीडियो हैं 3 प्लेलिस्ट की वे ज़रूर देखना। उसमें सारे आयोग जो भी आयोग हैं आपके, राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, मेघालय वगैरह सब चीज़ें आपको उसमें पढ़नी है, शिक्षा का पूरा स्वरूप। ठीक है, इसके उपरांत यहाँ से देखते हैं कार्यक्रम और परियोजनाएं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, कब स्टार्ट हुआ, 1967 से 1968 के बीच में। इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या था कि कक्षा कक्ष को आकर्षक बनाना, शिक्षक वो मतलब बाल केंद्रित कार्यकलाप जो भी शिक्षण हो उसको गुणवत्ता के साथ बताना, और जो भी सामग्री हो उनका उपयोग करके शिक्षण को बेहतर बनाना, यही इसका उपयोग था। साथ ही साथ इसमें मेन क्या चीज़ है ये पूछ लेता है एग्जाम में कि यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चला, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। और इसमें ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। इसमें 2 बड़े पक्के कमरे, यही तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में सारी सामग्री में 2 बड़े पक्के कमरे विद बरामदा, उसमें 2 अध्यापक होने ज़रूरी हैं और एक महिला का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 1992 से 93 में ये उच्च प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचा, जिसमें एक कमरा बढ़ा दिया गया और प्लस एक शिक्षक, इसमें भी एक महिला होनी बहुत ज़रूरी है। इसके उपरांत पी मोस्ट क्या है, पी मोस्ट पढ़ लीजिए आप, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। इसकी हिंदी गलत लिखी गई है, इसको काट कर आप ये लिख लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है, सेवारत लिख लीजिए, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट। स्थापना 1986, ठीक, और 1990 में ओबी के साथ जोड़ दिया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के साथ ये जोड़ दिया गया। उसके बाद SOPT, स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। ये क्या है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। ये शिक्षकों के लिए चलाए जाते हैं ताकि शिक्षकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि वो बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकें, समझा सकें। ये आया था 1993 से 1994 के बीच में।
शिक्षकों को प्रशिक्षण को लेकर ही किया गया था। इसके बाद बीईपी बेसिक, पूरा देख लीजिए, बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये आया था उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा 5 अक्टूबर 1993 को। ठीक, और इसमें क्या था कि 1.5 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षा केंद्रों को खोला जाना, क्योंकि गांव में, अब तो इसे भी और डिस्टेंस कम कर दिया, लेकिन गांव में ऐसा था कि ज़्यादा दूर विद्यालय ना हो, मतलब स्कूल ना हो, जिससे सभी बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर सकें। क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा एजुकेशन कम थी, बहुत कम बच्चे स्कूल जाते थे, उसके लिए उन्होंने इतनी सारी योजनाएं चलाई। जो आप पढ़ रहे हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करना। ठीक, उसके बाद वर्ष 2000 तक 6 से लेकर 11 वर्ष के सभी बालक बालिकाओं का नामांकन इसका उद्देश्य था। बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट, बेसिक शिक्षा परियोजना। तो ये इसमें मेन चीज़ है, सारी चीज़ें हैं और भी हैं इसमें। सन 2000 तक 6 से 11, हाँ ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आपको ध्यान से देखना है। पहली चीज़ है कि यह यूपी में कब स्टार्ट हुआ और यूपी से बाहर कब स्टार्ट हुआ, ये चीज़ मेन है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ, ठीक 1997, और वैसे 1994, 2009 में इसको सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया और ये 7 राज्यों और 42 जनपदों में पहली बार स्टार्ट किया गया। फिर दूसरे चरण में यूपी के 22 जनपद ले लिए गए और तीसरे चरण में 32 जनपद यूपी के मिला के 3 चरणों में कर दिया गया। उसके बाद ये 2009 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, इसका भी लक्ष्य कुछ उसी प्रकार का है, जैसे प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालय में बच्चों का ठहराव करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बच्चों का ठहराव ही सब कुछ था, और वही 6 से लेकर 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करना, उनका नामांकन करना, वही इसका उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट है, वेरी मोस्ट हैं सारे के सारे टॉपिक। इसके बाद है संपूर्ण साक्षरता अभियान, वेरी मोस्ट। ये 5 मई 1988 को राजीव गांधी जी के द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य था 15 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु के सभी निरक्षर व्यक्तियों को साक्षरता प्रदान करना। इसका एक वाक्य था, ध्येय वाक्य बोल सकते हैं आप, एक पढ़ाएं एक। ठीक, अब ये अलग से है, थोड़ा इसको देख लीजिए कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा 2 अक्टूबर 1978 को, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई थी। उसके बाद इसमें 1995 में आ जाइए आप। 1995 में आने के बाद इसका जो 8 करोड़ तक का वो एक साक्षरता का लक्ष्य था, लेकिन एकदम से तो पूरा होता नहीं कुछ भी। फिर 2007 में 75% साक्षरता का लक्ष्य रखा, लेकिन उसका भी नाम पूरा इतना ही हो पाया। और फिर उसके बाद 2009 में साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया, जिसके द्वारा ये साक्षर भारत कार्यक्रम में ऐड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसके उपरांत ये हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक, संपूर्ण साक्षरता अभियान। और अब आते हैं सर्व शिक्षा अभियान। देखो सारे अभियान पढ़ा रहा हूँ, सब बहुत महत्वपूर्ण है, सबको ध्यान से देखना है। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, जिसका ध्येय वाक्य था पेंसिल पे दोनों तरफ लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं। याद आया कुछ आपने पढ़ा हो कभी पहले बचपन में? वही चीज़ है ये, है ना, सब पढ़ें सब बढ़ें। यानी 2003 तक सभी बच्चे विद्यालय में लेकर आना है, और उसकी शुरुआत की थी 2001 प्रॉपर कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको 2000 से सन 2001 के बीच में मिलेगा। 2007 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना बच्चों को। ठीक, खैर ये तो चलता ही रहा, इसमें ये लक्ष्य था। फिर 2010 में भी इन्होंने लक्ष्य रख दिया कि 2010 तक विद्यार्थी जो विद्यालय में शिक्षार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। तो लक्ष्य बहुत थे, लेकिन बच्चों का नामांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा। लेकिन वही था, ये योजनाएं चली तो थोड़ा थोड़ा बच्चों में शिक्षा को लेकर उत्साहवर्धन रहा, और बच्चे काफ़ी हद तक मतलब नामांकन हुए, ऐसे नहीं। उसके उपरांत इसके बाद है प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना। ये 2003 में शुरू की गई, 1 से लेकर 8 तक लड़कियों की शिक्षा। नेक्स्ट, ये भी देखो, जो अल्पसंख्यक
महिला मतलब लड़कियां हैं उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में स्थापित किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं हेतु गरीबी रेखा से 25% नीचे और अल्पसंख्यक 75% इनको आरक्षण की सुविधा। उसके बाद देखो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्लास में, इनकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, मिड डे मील जिसको कहते हैं, पोषाहार वितरण योजना। ठीक, ये अगर शुरुआत की बात करें इसकी तो 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत की गई थी और सन 2001 से पका हुआ भोजन इनको मिलना शुरू हो गया था कक्षा 1 से 5 और 1 से 8 भी बाद में हो गया था, 5-6 के आसपास। देखना इस चीज़ को आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। ये आपको देखना है कि 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पका हुआ भोजन किस सन में मिलना शुरू हुआ। ठीक, इसके बाद है ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। बस इसकी आपको फुल फॉर्म देखनी है, इसकी सिर्फ आपको फुल फॉर्म देखनी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ये 1997 से सन 2002 के बीच रहा। इसकी खुद एक 5 साल का था ये, लेकिन इसके बीच में इसकी शुरुआत की गई। पूरा प्रॉपर नहीं है, आपको सिर्फ ये सन ध्यान रखना है, जो सन बिल्कुल एग्जैक्ट हैं वो आपको पूर्णतः याद रखने हैं। उसके बाद वेरी महत्वपूर्ण कह सकते हैं NCERT और SCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और N की जगह S कर देना, SCERT, ठीक है। तो स्टेट, अब इसमें क्या था, यूपी में SCERT का गठन 1981 में हुआ था और कहीं कहीं आपको 1988 मिलेगा SCERT की स्थापना के लिए, लेकिन NCERT 1961। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद है ड्रॉप आउट में 10% और 90% की धारणा को, क्षमताओं को बढ़ावा देना। जो 10% कम हुई यानी 90% जो भी हैं ऐसे जो शिक्षा से वंचित वगैरह ड्रॉप आउट इस टाइप से होते हैं, तो उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देना। और आखिर है लास्ट एकदम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 20 सितंबर 1985। इसमें आपकी सारी की सारी परियोजनाएं आ चुकी हैं, सारी परियोजनाएं इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं और बाकी की 3 वीडियोज़ को मिलाकर 4 वीडियोज़ हो जाएंगी और शिक्षण कौशल की कुछ वीडियोज़, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ज़्यादा लंबा नहीं, टॉपिक एकदम कवर हो जाते हैं सारे, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, और इससे ज़्यादा डीप आपको पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ आपको 10 नंबर लेके आने हैं इतने सारे टॉपिक में से। ये नहीं कि मैं ही आपसे पूछने लगूँ पोषाहार वितरण योजना के बारे में सब कुछ डीपली बताइए, है ना, और संपूर्ण साक्षरता अभियान के बारे में सब कुछ डीपली बताइए। तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में पूछेगा, आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें पूछता है जो, एक तो सन हो गया, इसका मेन लक्ष्य क्या था, इसकी स्थापना कब हुई, क्या चीज़ इसमें मेन नहीं, वो चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी, वही मेन है। और आपको अगर ऑब्जेक्टिव में यही सब कुछ पूछा जाएगा और रिटर्न लिखना है आपको BTC वगैरह वाले एग्जाम वालों के लिए, तो इसमें भी आप ये चीज़ें डालकर बच्चों का और शिक्षकों के बारे में इसमें लिख दीजिएगा। ये भी ज़्यादा नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और इसी या बाल विकास का टॉपिक आप बता देना कौन सा लेकर आऊँ, और कोई भी आपको टॉपिक चाहिए शिक्षण से संबंधित तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।